नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ज्योतिष में एक सूत्र जिससे हम ये तय कर पाते हैं कि भाई हमारा वेतन आय का सही समय क्या होगा या वेतनमान में कोई ऐसी बढ़ोतरी। हम मुख्यतः जब कभी भी वेतन की बात करते हैं तो एकादश भाव को ही मुख्यतः शामिल करते हैं, लेकिन ध्यान रखना है दशम भाव का भी महत्व उतना ही है वेतन के लिए जितना एकादश भाव का है। भाई कई दफा हम बातचीत करते हैं तो कहते हैं जी मुझे ऐसा एकादश भाव बली मेरे को चाहिए था, मेरा दशम भाव तो बहुत बली है लेकिन एकादश भाव कम बली है। तो आपको ये बात एकदम क्लियर आपको यहाँ बता दूं कि आप जो भी व्यक्ति दशम भाव कमजोर चाहता है, एकादश भाव ज्यादा चाहता है, वो एक प्रकार का अपने ऊपर भार ला रहा है। ठीक हो गया, ये वहन हमें करना पड़ेगा। और जो कोई कहता नहीं सर मैं जितना कर्म करूं उतना ही मुझे मिले, ये बहुत बड़ी है। और अगर आपने बात नोटिस की हो कि काल पुरुष की कुंडली में क्यों दोनों एक साथ आ रहे हैं, देख रहे हैं आप, यानी 10 और 11 एक साथ आ रहे हैं। और काल पुरुष की कुंडली हमें कुछ ना कुछ ऐसी इंडिकेशन देती है जो हम हर जगह रेफरेंस के तौर पर ले सकते हैं कि भाई सीधा इसका अर्थ कर्म का संबंध आपके लाभ से है। ठीक हो गया भाई, अगर कर्म भाव बहुत बली है निश्चित रूप से उसको आय तो मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन ये कामना ही गलत है कि भाई मैं सर थोड़ा काम करना चाहता हूं, ज्यादा मुझे इनकम चाहिए, ज्यादा सैलरी चाहिए। सैलरी का भाव वैसे बोल दिया जाता है कि भाई 11वां भाव है, लेकिन ऐसा नहीं है। ज्योतिष में हम आज कुछ सरल सूत्रों को चर्चा में लेंगे और इसमें हम जैमिनी पद्धति अनुसार भी और गोचर को भी शामिल करेंगे कि कैसे आप भी ये देख सकते हैं कि भाई मेरा वेतन का सही समय, वेतन बढ़ने का सही समय क्या हो सकता है। तो वैसे तो बहुत सूत्र है, उनमें से कुछ सूत्र आज हम शामिल कर रहे हैं आज की कक्षा में। तो कुंडली अनुसार वेतन आय का सही समय, तो इसमें क्या पहला सूत्र यहां आता है, जैमिनी पद्धति के अनुसार वेतन के लिए अमात्य कारक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। और अमात्य कारक क्या है, उसके लिए चाहे तो आप हमारे इससे जस्ट पहले वाली क्लास देख लें, या नहीं तो आप जानते हैं हमारे चैनल में और भी ग्रहों के गणित सेक्शन में आपको क्लास मिल जाएगी जहां आपको अमात्य कारक का पूरी एकदम सटीक वर्णन किया गया है कि जो दूसरी सबसे ज्यादा डिग्री वाला प्लैनेट है उसको हम अमात्य कारक बोल रहे हैं, यानी राजा का मिनिस्टर। तो जमा घटा गुणा भाग की जो दारोमदार है वो अमात्य कारक के पास है। तो ध्यान दीजिएगा, इसीलिए हम जब कभी वेतन संबंधी विषय या लाभ संबंधी विषय या धन संबंधी विषयों की बात करते हैं तो आत्मकारक की कम, अमात्य कारक की बात ज्यादा करते हैं। ठीक हो गया, तो क्या बोल रहे हैं, उससे दशम और एकादश भाव की राशि दशा। ठीक हो गया, तो क्या बोल रहे हैं कि जो भी अमात्य कारक है, अमात्य कारक जहां जिस राशि में बैठा हुआ है, वैसे तो हमने बात पहले भी बताई है इससे पहले वाली क्लास में भी, वैसे अमात्य कारक सीधा सीधा दूसरे भाव को रिप्रेजेंट करता है या दूसरे भाव का कारक माना जा सकता है भाई, क्योंकि जैमिनी का मतलब हम कारकों की बात करते हैं, वो चर कारक है जो बदलते रहते हैं। तो जो अमात्य कारक है अभी वो किस भाव को किस भाव का कारक है उसकी बात नहीं कर रहा है, वो बोल रहा है अमात्य कारक जिस राशि में बैठा हुआ है। तो इस एग्जाम्पल के लिए ये हमने खुद से एग्जाम्पल बनाया आपके लिए कि भाई अगर हम कह देते हैं कि भी इस चार्ट में काल पुरुष के एग्जाम्पल चार्ट में बुध सबसे ज्यादा डिग्री वाला प्लैनेट बन जाता है और शनि उसके बाद दूसरा डिग्री वाला प्लैनेट बन जाता है, तो यहां अमात्य कारक कौन बन गया, शनि बन गया। अभी हमने सारे प्लैनेट नहीं लिखे क्योंकि उसमें में हमें ज्यादा उलझना नहीं है, सीधा क्लियर कट ये बात समझनी है, सीधे से सूत्र है कुछ कि भाई अगर दूसरे नंबर की डिग्री वाला प्लैनेट है, ठीक हो गया। और अभी मैं बार बार क्लियर कर रहा हूं, कई ज्योतिषविद इसमें राहु और केतु को मानते हैं, स्पेशली राहु को मानते हैं, लेकिन हम नहीं मान रहे हैं। ठीक हो गया, आप इसके लिए पुरानी रेफरेंस किताबें खुद से पढ़ सकते हैं, कोई गुरु आपके संपर्क में उनसे पूछ सकते हैं इसका कारण क्या है। सात ही ग्रह लिए गए हैं, ठीक हो गया, और राहु और केतु को इल्यूजन माना है, छाया ग्रह माना है, तो कोई ऐसे कारकत्वों की बात वो नहीं कर रहे हैं।
ठीक हो गया। वैसे भी अगर हम पराशरी में भी बात करते हैं तो पराशरी में भी कोई ऐसा डायरेक्ट किसी भाव के लिए राहु केतु को कारक नहीं माना जाता है, ठीक हो गया। जैसे शनि को तो कारक माना जा रहा है और मंगल को कारक माना जा रहा है, चाहे वो पाप ग्रह हैं, क्रूर ग्रह हैं, लेकिन राहु और केतु को पराशरी में भी कोई ऐसा स्थिर कारकत्व वर्णन में ज्यादा हम चर्चा में नहीं लेते हैं, ठीक हो गया। तो अगर उसको भी आधार बना ले तो बात एकदम सटीक जान पड़ती है कि भाई कुछ विद्वानों ने जो राहु और केतु को लिया है, मैं उस पर भी कमेंट नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप खुद से कभी विचार कीजिएगा। और जो हमारे, जब मैं एंशिएंट की बात करूंगा, एंशिएंट माने अति प्राचीन, तो वहां पर आपको 500 या 1000 साल पहले का रेफरेंस नहीं देना है, क्योंकि हमलावर पापाक्रांत जो लोग आए उन्होंने भारतीय दर्शन में भी कई ऐसे जबरन बदलाव करने का प्रयास किया और ऐसा दिखता भी है बदलाव। तो उससे पहले का जो दर्शन है, उससे पहले का जो ज्योतिष के जो ग्रंथ हैं, जो किसी से बायस नहीं, किसी से इंप्रेस नहीं है, उनको ही हमें मुख्य रूप से चर्चा में लेना चाहिए। और जब उनकी बात करते तो वहां पर कोई ऐसा जिक्र नहीं मिलता। हालांकि हम अपने चैनल में भी हमने वो बात पहले भी कई बार बताई है कि भाई राहु किस प्रकार से कई दफा कई ज्योतिषी ने आत्मकारक माना है और कैसे उसको लिया गया है। वो सिर्फ इसलिए ताकि आपको ये भी दृष्टि हो, भारतीय दर्शन में वैसे तो ना तो नेपच्यून का जिक्र मिलता है, ना यूरेनस का जिक्र मिलता है, ना प्लूटो का, बट फिर भी हमने एक लघु ज्योतिष कोर्स में उसकी भी कुछ रिकॉर्डिंग चैनल में रखी है, ताकि उसका भी दृष्टि आप अपने दिमाग में रख सकें कि भाई कैसे चाहे पाश्चात्य ज्योतिष में उसका इस्तेमाल कर रहे हैं और भारतीय ज्योतिष में भी कई ज्योतिषविद उसके स्वभाव को कैसा मान रहे हैं, ठीक हो गया। तो हम किसी विषय को छोड़ने वाले नहीं है, कवर सभी को करेंगे, लेकिन एकदम क्लियर होना चाहिए हमारा विजन कि हम बाय द बुक जाएंगे, किसी के विरोध करने के मूड में नहीं है, लेकिन हमारा रेफरेंस 500-1000 साल नहीं, हमारा रेफरेंस 5000 साल या 4000 साल पुराने ग्रंथ ही रहेंगे, ठीक हो गया। तो इसमें क्या क्या बोल रहे हैं कि हम अपने देख सकते हो, तो अमात्य कारक का विचार करना है और उसमें हम मुख्य रूप से 7 ग्रहों को शामिल कर रहे हैं। तो जो दूसरी सबसे ज्यादा डिग्री वाला प्लैनेट है, और वो सिंपल लेना है, इसमें कोई वक्री और मार्गी का कोई अलग से लेने का हिसाब नहीं है। सिंपली आपको ये देखना है कि डिग्री किसकी ज्यादा और किसकी कम। जो दो नंबर डिग्री जिसकी आती है, 2 नंबर माने भाई फर्स्ट लार्जेस्ट, उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट, तो जो सेकंड नंबर पर आएगी डिग्री में, उस प्लैनेट को अमात्य कारक माना। उससे दशम और एकादश भाव की जब राशि दशा चलेगी तो व्यक्ति की वेतनमान में बढ़ोतरी या वेतन उसको मिलने का सही समय। अब जैसे कि यहां से गिनते हैं तो ये हमारा अमात्य कारक है, तो बोल रहा है अमात्य कारक की राशि भी इसमें शामिल है। तो अमात्य कारक कौन सी राशि में बैठे हैं? तुला राशि में, और बड़े हेल्थी मूड में बैठे हैं, उच्च के होके बैठे हैं। इससे गिनते अगर हम तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 और ये 11। ध्यान दीजिएगा, वो दशम भाव और एकादश भाव दोनों को शामिल कर रहा है अमात्य कारक से। तो इसकी राशि क्या है? दशम भाव कर्क, एकादश की सिंह। तो हमें किस किस पर इंडिकेशन आ रहा है? जैमिनी अनुसार कह रहे भाई, हमने जैमिनी दशा अनुसार देखा कि भाई उसको अंतरदशा लगी हुई है तुला राशि में, और या कह सकते हैं कर्क राशि में या सिंह राशि में, या महादशा में इनकी अंतरदशा आ रही है। अगर इनकी महादशा में इनकी अंतरदशा आ रही है फिर तो कहना ही क्या। तो अगर ऐसी कोई दशाएं आपको मिलती हैं तो ये एकदम बहुत अच्छे संकेत है, शुभ संकेत है, और आप इसको एकदम बोल सकते हैं कि हाँ भाई, जो आपने सोचा है वेतनमान में बढ़ोतरी, अब उसका सही समय है, ठीक हो गया। तो आपको खाली एकादश भाव नहीं, दशम भाव को भी इसमें शामिल करना है। अब और क्या चीज देखी जा सकती है? अगर आत्मकारक माने जिसकी सबसे ज्यादा डिग्री, हमने यहां लिखा है 1 नंबर, 1 माने जिसकी डिग्री सबसे नंबर 1 पर, उसके बाद नंबर 2 डिग्री, उसको हम अमात्य कारक कह रहे हैं। वैसे सैलरी के लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद पुत्र कारक, ठीक हो गया। पुत्र कारक के लिए जो 5वीं सबसे ज्यादा डिग्री वाला प्लैनेट है, हमने यह नाम नंबर भी लिखा है ताकि कोई ऐसा कंफ्यूजन ना रहे। दर कारक, दर कारक यानी जिसकी सबसे कम डिग्री है 7 प्लैनेट में, ठीक हो गया। तो दर कारक वैसे इस भाव को रिप्रेजेंट करता है, ठीक हो गया, इस भाव का कारक माना जाता है, 7th हाउस का कारक माना जाता है। तो कह रहा है अगर ये जो कारक है ये किसी
राजयोग में इन्वॉल्व हो रहे हैं। और आज राजयोग क्या है आप ये जानते हैं कि भाई केंद्र और लक्ष्मी त्रिकोण का मिलन हो रहा है इस प्रकार से, तो कोई राजयोग में बन रहा है वो, तो कहते हैं इनका जैमिनी दशा राशि से संबंध देखना चाहिए। भाई जैसे मान लीजिए हमने बात की आत्मकारक की, तो आत्मकारक यहां कौन है? बुध, ठीक हो गया। और बुध हालांकि इस कुंडली के लिए राजयोग कारक नहीं माने जा सकते हैं, कारण क्योंकि ये तीसरे और छठे भाव के स्वामी है। लेकिन ये राजयोग जहां बन रहा है उनके साथ बैठ जाए, भाई मान लीजिए यहां पर चंद्रमा भी बैठ जाए। अब आप देखिए कब अमावस्या भी हमारे लिए बड़ी शुभ मानी जा सकती है। वैसे जनरली क्या बोलते हैं कि भाई चंद्रमा और सूर्य का मिलन अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन चंद्रमा और सूर्य का मिलन कितने तरीके हैं ज्योतिष में देखने के, अगर वो तरीका आपको समझ में आ जाता तो कितनी बड़ी बात बन जाती है। अगर ये राजयोग बना रहा है चंद्रमा और सूर्य का मिलन, निश्चित रूप से ये अमावस्या का बर्थ भी बहुत ज्यादा भाग्यशाली माना जाएगा। वो डार्क साइड और लाइट साइड दोनों पक्ष में बहुत बली होगा जातक। तो इसमें क्या है, चतुर्थ, मैं रेफरेंस की बात बता रहा हूं, कालपुरुष की कुंडली। इसी प्रकार से कोई भी आप लग्न की चर्चा करें, वृषभ लगन की चर्चा करें, कर्क लगन की चर्चा करें, मिथुन लगन की चर्चा करें, कोई ऐसे प्लैनेट जिनके मिलने को हम सामान्यतः ज्यादा शुभ नहीं मानते, लेकिन अगर वो राजयोग बना देता है, जैसे मंगल और शनि का मिलन ज्यादा शुभ नहीं माना जाता है सामान्यतः, वो द्वंद्व लाता है, लेकिन अगर वो राजयोग बना रहा है तो उसको मैकेनिकल प्लस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की चीजों में कमाल की नॉलेज होगी, ठीक हो गया, इंजीनियरिंग वर्क से कमाल का फायदा होगा। इसी प्रकार से यहां पर चंद्रमा और सूर्य का मिलन राजयोग बना रहा है, ठीक हो गया। और ये राजयोग बना रहा है, बुध इसके साथ वहीं बैठे हुए हैं जो आत्मकारक भी हैं, और बुध सूर्य के बहुत अच्छे मित्र माने जाते हैं। चंद्रमा भी बुध को बहुत प्रेम करते हैं, वो अलग बात है बुध चंद्रमा को पसंद नहीं करते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना है जब हम इस प्रकार के कॉम्बिनेशन बनाते हैं कि चंद्रमा साथ में बैठे हैं, सूर्य साथ में बैठे हैं, तो फिर बुध अपनी शत्रुता चंद्रमा पर जाहिर नहीं करते हैं। तो ये एक ऐसी लॉबी बन गई जहां पर सभी मिलजुल कर काम करेंगे। कई दफा ऐसा होता है कि हम किसी से द्वेष करते हैं, लेकिन कोई मीडियोकर आ गया है बीच में, हमारा द्वेष शून्य कर देता है, जीरो कर देता है। तो बुद्ध इस मामले में बड़े पारंगत है, यही नहीं कई दफा, क्योंकि डार्क साइड और लाइट साइड दोनों ही पक्ष में बराबर का प्रेम स्नेह इज्जत इनको मिलती है। तो जैसे सूर्य और शनि साथ में बैठे हैं और बुद्ध बीच में मीडियोकर की भूमिका में आ जाए तो वो चीजें संभल जाती, क्योंकि बुद्ध शनि को भी समझा सकते हैं और बुद्ध सूर्य को भी से भी बड़े स्नेह रखते हैं। तो ये इस प्रकार के जब कॉम्बिनेशन मिलते हैं तो शत्रुता को भी हम भूल जाते हैं। तो या आपको समझ में आ गया कि किस प्रकार के राजयोग की बात बता रहा है, कि चाहे वो डायरेक्टली राजयोग बना रहा हो और चाहे वो राजयोग में इन्वॉल्व हो रहा हो। तो बुध जो आत्मकारक है कौन सी राशि में बैठकर ये इस प्रकार की इन्वॉल्वमेंट दे रहा है? कर्क राशि में। तो कर्क राशि की जब कभी भी इसको अंतरदशा महादशा लगेगी, इसको सैलरी में इंक्रीमेंट, वेतनमान उसको बढ़ा हुआ मिलेगा, ठीक हो गया। और क्या सूत्र है इसमें, आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसमें हम खाली आत्मकारक की बात नहीं कर रहे हैं, इसमें अमात्य कारक भी है और पुत्र कारक, यानी जिसकी 5वीं सबसे ज्यादा डिग्री है, उस प्रकार 7वीं सबसे ज्यादा डिग्री यानी दर कारक भी इसमें शामिल है, ठीक हो गया। तो ये मुख्य जो प्लैनेट है जैमिनी अनुसार, अगर वो राजयोग में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, देख रहे हैं अभी आप बुद्ध कैसे इन्वॉल्व हुआ था, इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो गया, वो खुद राजयोग नहीं बना रहा था, लेकिन राजयोग जहां बन रहा है वहां हेल्थी मूड में बैठा है, तो भी सैलरी में इंक्रीमेंट इस जातक को देखने को मिलेगा। हम ये भी चर्चा करेंगे पर्टिकुलर कैसे उस दशा पैटर्न को निकाल सकते हैं। हमने दो उस प्रकार के भी स्क्रीनशॉट यहां शामिल किए हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे अभी। फिर बात करते हैं इंदु लग्न। भाई इंदु लग्न, जहां भी इंदु लग्न पड़ रहा है या इंदु लग्न का स्वामी, ध्यान दीजिए पहले इस एग्जाम्पल चार्ट के लिए मान लीजिए ये मकर इसका इंदु लग्न है, ठीक हो गया। आप अपना इंदु लग्न निकालना जानते हैं, नहीं तो आपको हमारे चैनल में वीडियो मिल जाएगी किस प्रकार से हम इंदु लग्न निकाल सकते हैं। तो मकर लगन इसका इंदु लगन है, ठीक हो गया। तो मकर की जब कभी भी इसको दशा चलती है हमारे जैमिनी पद्धति अनुसार, ठीक हो गया। और क्या बोल रहे हैं,
इंदु लग्न का स्वामी, इंदु लग्न जो पढ़ रहा है वो, या इंदु लग्न का स्वामी, यहां कौन है इंदु लग्न का स्वामी? शनि, या उससे दशम एकादश भाव का स्वामी। तो इस इंदु लग्न से दशम भाव कौन है? ये है तुला राशि। एकादश भाव कौन है? ये है वृश्चिक राशि। तो बस आपको बात समझ में आई कि जब कभी भी हम ये देखना चाहते हैं कि भाई वेतन में बढ़ोतरी होने वाली नहीं होने वाली है, तो ये तीसरा प्रमुख सूत्र क्या बोलता है कि भाई इंदु लग्न उत्तरोत्तर बल देखना है, सबसे ज्यादा बल हम इसी को टटोल रहे हैं। फिर उसके बाद हम इंदु लग्न एक पर्टिकुलर वेतनमान बढ़ोतरी के हिसाब से देखते हैं। हमें लग रहा है कि भाई अभी पहले 2 पॉइंट वैलिड नहीं हो रहे, फिर हमने तीसरे से देखा हाँ इंदु लग्न में भी वो फल मजबूत दिखाई दे रहा है। तो इंदु लग्न डायरेक्ट इसमें इन्वॉल्व हो जाए, क्लियर हो गया। जैमिनी पद्धति अनुसार जो दशाएं चल रही हैं उसमें मकर की दशा चल रही है, तो आपकी वेतनमान में बढ़ोतरी हो सकती है। या इंदु लग्न का स्वामी शनि वो विंशोत्तरी दशा में उसकी दशा लग जाए, अंतर दशा लग जाए, ठीक हो गया। और हम सोने में सुहागा तब देखेंगे जब ये इंदु लग्न तो स्वयं कर्म भाव में आ रहे हैं, तो बहुत बढ़िया हो गया। या इंदु लग्न आपके लाभ में पड़ जाए तो फिर बहुत बढ़िया हो गया, ठीक हो गया। तो इंदु लग्न का ये भी विचार करते हैं कि भाई कौन से प्लेस में पड़ा है। कहता जी ये तो कर्म भाव में पड़ गया, बहुत बढ़िया है। कहता जी ये तो आय भाव में पड़ गया, ये बहुत बढ़िया है, ठीक हो गया। तो इंदु लग्न की राशि की दशा चल जाए जैमिनी अनुसार, या इंदु लग्न के स्वामी की दशा चल जाए पराशरी विंशोत्तरी अनुसार, और उससे दशम एकादश भाव की स्वामी या राशि की दशा चल जाए, ठीक हो गया। तो ये इससे दशम क्या है? तुला राशि, और इससे एकादश क्या है? वृश्चिक राशि। और इसी प्रकार से भावों की स्वामी की बात करें तो शुक्र इसका स्वामी है और मंगल इसका स्वामी है। तो इनके दशाओं में व्यक्ति को आय में बढ़ोतरी हो सकती है। फिर आगे बात करते हैं कि भाई इसमें हम पुष्टि करना चाहते हैं और ज्यादा गोचर के बल को भी शामिल करना चाहते हैं। हालांकि मैंने आपको गोचर में और दशा में अंतर समझाने का पहले भी कई बार प्रयास किया है, अभी फिर आपको बता रहा हूं कि किसी व्यक्तिगत कुंडली के लिए सदैव आपको दशा का बल ही ज्यादा मानना है। कभी ऐसा आ रहा है कि जी दशा बहुत फेवरेबल है, गोचर एकदम खराब आ रहा है, आप चिंता ही मत करो, 99% आपका भला ही होगा। गोचर में हम ये देख लेते हैं भाई जिस बड़े समाज में हम रह रहे हैं उस समाज पर, पूरे समाज पर इसका क्या असर पड़ेगा। कई दफा ऐसा हो जाता है कि भाई किसी राष्ट्र पर कोई भारी संकट आ गया, हालांकि राष्ट्र के संकट में हम पर संकट आया ही आया है, लेकिन किसी को व्यक्तिगत फायदा तभी भी हो सकता है जब राष्ट्र पर कोई ऐसा संकट आया है, ठीक हो गया। तो आपको ये बात याद रखनी है कि गोचर से ज्यादा व्यक्तिगत कुंडली के लिए दशा को महत्व ज्यादा देना है। जब पूरे सामाजिक उसका अध्ययन करना है तो फिर हम गोचर का विचार ज्यादा करते हैं। जैसे आपके पास 10,000 लोग बैठे हुए हैं कि हमारे बारे में कुछ बताएं, हमारी कुंडली के बारे में बताएं, तो अब ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, 10,000 लोगों का चार्ट अलग अलग कैसे अध्ययन करें। तो फिर एक जनरल प्रेडिक्शन करते हैं गोचर अनुसार, उसमें लगभग सभी के राशियां शामिल हो जाते हैं। लेकिन मैं फिर भी आपको ये बात बोलूंगा, ज्यादा खैर भय तो किसी से नहीं होना चाहिए, लेकिन आपको कभी भी इसका भय बिल्कुल भी नहीं मन में रखना है कि भाई मेरी 7.5 चल रही, मेरी ढैया चल रही है। आप कभी कैलकुलेट करके देखिएगा, आपके लगभग आधे जीवन में ढैया, 7.5 और राहु का गोचर खराब चलता है। आप समझ रहे, 40% लाइफ, क्योंकि हम तो 7.5 में खाली एक ही ग्रह को मान रहे हैं, खाली शनि को ही मान रहे हैं, और भी तो कई ग्रह हैं भाई, वो उनका भी नेचर मैलेफिक है, वो भी खराब कर सकते हैं, राहु भी खराब कर सकता है ऐसे। तो इसलिए ज्यादा गोचर से भयभीत ना हो। अभी 2 या 3 दिन पहले ही हमने एक चार्ट डिस्कस किया जहां व्यक्ति सिर्फ इसलिए भयभीत है और कोई उसने अपने दशा भी देखा है, सब बहुत बढ़िया है, उसको ये सिर्फ लग रहा है कि अभी 7.5 आने वाली, और वो भी क्या, कुंभ राशि में शनि उनके खुद की कुंडली में बली होके बैठे, फिर भी 7.5 का भय कर रहे हैं। आपके तो खुद राशि में स्वयं शनि आके बैठे हैं, उससे काहे का भय हमें, ठीक हो गया। तो देखिए भय किसको ज्यादा लगता है, मैं इसमें खुद को भी शामिल करूंगा, ऐसा नहीं है कि मैं शामिल नहीं कर रहा, हमें सदैव मुझे मेरे पाप से डर लगता है। तो इसीलिए कोशिश करें कि भाई भयभीत ना हो। और
कहता जी नहीं ऐसा नहीं है सर, और भी कई चीजें होती हैं, बच्चे बीमार रहते हैं तो भय रहता है। मैंने क्या बोला है, भय नहीं, भय मुक्त होना है हमें। बच्चा बीमार है उसके लिए हमें तैयारी करनी है, उसको कैसे ठीक किया जाए, लेकिन भयभीत होने से क्या होता है, इसलिए भय का कारण ही पाप होता है, इसीलिए हमें किसी तरह पाप को अवॉइड करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए सदा ईश्वर का मनन चलता रहे चलता रहे चलता रहे। कहता जी निद्रा नहीं आती है रात्रि में, पता नहीं अचानक डर पैदा हो जाता है। ये डर कौन कौन डराता है हमको, मैंने किसी से छल किया है, मैंने किसी से झूठ बोला है, वो मन में कहीं ना कहीं वो मल्टीप्लाई होता रहता है और फिर वो अचानक जब बहुत बढ़ जाता है तो फिर वो रात की निद्रा भी खा जाता है। तो इसीलिए कोशिश करें, मैं तो उसी को सबसे ज्यादा रिच मानता हूं, सबसे ज्यादा अमीर मानता हूं जो चैन की नींद आज के समय पे सो सकता है। ठीक हो गया। कहता जी कितना बैंक बैलेंस है, कहता जी मेरे बैंक में $50 मिलियन है। रात को नींद आती है, कहता जी रात को नींद आती है ना दिन में चैन मिलता है, और फिर भी मैं अरबपति हूं। मेरे लिए वो मतलब मेरे मानने ना मानने से क्या होता है, आप भी समझ सकते हैं इस बात को कि फिर क्या करेगा वो। इसलिए वो हमें सदैव रिच रहने का प्रयास करना चाहिए। भाई मैं इतना नहीं विचार करता हूं, कहता जी समाज मेरे बारे में क्या सोचता होगा, वो ऊपर वाला सोचना चाहिए अच्छा या बुरा। समाज तो उसको भी नहीं बख्शता है जिसने जीवन भर कभी झूठ ही नहीं बोला, उसको भी बोल देता है कि भाई ये तो इसने एक झूठ तो बोला ही था, उसको भी आरोप लगाने में नहीं चूकता है समाज। तो समाज की बात आप मत करें, ईश्वर की बात करें। ईश्वर की नजरों में कोई गलत नहीं होना चाहिए। जब ईश्वर मैं बोल रहा हूं तो वो आपके साथ ही बैठा हुआ है, ऐसा नहीं है कि भाई पर्दा बंद कर दिया ईश्वर बंद हो गया, नहीं, वो आपकी आंख ईश्वर की आंख है। इस प्रकार से हमें समझना है, विचार करना है, तो गलतियां कम होंगी और धीरे धीरे इसी का अभ्यास करते रहेंगे तो गलतियां होनी ही बंद हो जाएंगी। ठीक हो गया। तो गोचर में आत्मकारक सॉरी अमात्य कारक, क्योंकि अमात्य कारक मुख्य रूप से वेतनमान के लिए देखा जाता है, या उससे दशम एकादश का स्वामी की दशा अंतरदशा के जो चल रही है उसके संबंध बनता है तो बहुत बढ़िया माना जाता है। मतलब हमने ये देखा कि अमात्य कारक कौन सी राशि में बैठा हुआ है। ठीक हो गया। कौन सी राशि में बैठा हुआ है अमात्य कारक, तुला राशि में, और उससे दशम और उससे एकादश का जो स्वामी है, यानी इसका स्वामी चंद्रमा है और इसका स्वामी सूर्य है। हमने देखा गोचर में इनका कोई जो आपकी दशा चल रही है उसके संबंध को इसके साथ आ रहा है तो फिर आनंद आ गया। ठीक हो गया। तो आपने ये भी विचार करना है कि जब कभी भी गोचर में आपको अमात्य कारक माने जो सबसे 2 नंबर जिसकी डिग्री है और उससे 10 एकादश का दशा अंतरदशा स्वामी के साथ संबंध आपको बनता दिखाई दे तो बहुत बढ़िया माना जाता है। माने अगर इसको और थोड़ा सटीक ढंग से समझना चाहते हैं कि भाई जैसे हमने गोचर किसी जातक के लिए कैसे देखना है, चंद्रमा से देखना है, भाई चंद्रमा इसके यहाँ बैठे कर्क में, तो चंद्रमा हमने देखा और हमने देखा कि भाई गोचर में अभी जैसे चंद्रमा यहाँ बैठे हुए हैं और गोचर में भी कुछ ऐसी परिस्थिति बन रही है कि शनि अभी तुला में प्रवेश कर रहे हैं और आपके कुंडली में भी जो आपका अमात्य कारक है तुला राशि में बैठा हुआ है। फिर हमने आपकी दशा अंतरदशा देखी कि आपको दशा शुक्र की लगी हुई है, उसमें अंतरदशा शनि की आ रही है, तो बहुत बढ़िया हो गया। ठीक हो गया। यानी उसकी पुष्टि की जाती है गोचर से, दशाओं की पुष्टि। इसलिए मैंने बोला उत्तरोत्तर इनको ज्यादा वेटेज देनी है शुरुआत में। गोचर सिर्फ एक स्टैंप लगाने के लिए होता है, ऊपर जब पास कर दिया है तो ये इससे फिर कोई यहां फेल भी हो जाए बेशक से, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। ठीक हो गया। तो ये आपको जरूर विचार करना है कि सदैव किसी पर्टिकुलर चार्ट के लिए दशा बल का ही महत्व ज्यादा देखा जाए। ठीक हो गया। और क्या इसमें गोचर में और क्या चीज शामिल की जा सकती है, गोचर में शनि बृहस्पति का दशमेश दशम भाव से संबंध। अब गोचर के लिए क्या देखते हैं भाई, किसी जातक की राशि क्या है वहीं से देखा जाता है गोचर। तो आपने जैसे चंद्रमा कर्क राशि में बैठा तो कर्क राशि में लगाकर यहां से देखा कि अभी कौन से भाव में कौन कहां प्रवेश करने वाला है, तो आपने देखा कि भाई इसके दशम भाव में बृहस्पति आ गए हैं गोचर में। ठीक हो गया। तो बहुत बढ़िया संबंध आ रहा है। या हमने देखा कि भाई इसके
दशमेश के साथ, दशमेश कौन है? शनि। शनि का मान इस पर्टिकुलर जातक के लिए जो इसका दशमेश है मेष लग्न के लिए, वो शनि है। तो शनि का कोई ऐसा संबंध बन जाए, दशम भाव के साथ बन जाए, या इस प्रकार संबंध बने कि वो नीच भंग में भी, जैसे इस चार्ट के लिए अगर हम शनि को यहां बिठाते हैं तो शनि नीच का हो जाता है गोचर अनुसार। लेकिन एक बात का सदैव विचार करना है कि अगर गोचर में भी आपने जैसे कोई अपनी कुंडली में का कोई ऐसा प्रभाव देखना चाहते हैं और सामने यहां इसका सामने वाला सूर्य यहां बैठा हुआ है, तो एक दूसरे पर वो दृष्टि डालकर अपना नीच भंग करवा लेते हैं, तो भी वो उससे कोई नेगेटिव इंपैक्ट आने वाला नहीं है। तो गोचर के इस भय से भयभीत नहीं होना, क्योंकि सिंपली क्या बात लिखी हुई कि गोचर में शनि बृहस्पति का दशमेश या दशम भाव के साथ संबंध। ठीक हो गया। तो कालपुरुष की इस एग्जाम्पल कुंडली के लिए तो दशमेश कौन है? स्वयं शनि है। तो शनि मान लीजिए यहां बैठ गए हैं और चंद्रमा यहां है, तो गोचर अनुसार वो दशम भाव में आ गए हैं। ठीक हो गया, मैं गोचर की बात बता रहा हूं। अब किसी को लग रहा होगा सर शनि नीच का है तो फल नहीं देगा, ये ऐसा नहीं है। ध्यान दीजिए, नीच का मतलब होता है कि कोई ग्रह सैड मूड में बैठा हुआ है, इसीलिए तो केंद्र में आने पर वो नीच भंग हो जाता है। भाई केंद्र का माने नेशनल कैपिटल रीजन। भाई कोई आउटर उसमें है, कोई सैड मूड में है, तो काम शायद ना भी करना चाहिए, लेकिन अगर आप नेशनल कैपिटल रीजन में है, कैपिटल के नजदीक है, तो आप चाहे सैड हो चाहे एक्साइटेड हो, आपको काम करना ही पड़ेगा। ठीक हो, ऐसा नहीं चलेगा कि भाई आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और आप अपने ऑफिस ही नहीं जाते हैं, अपने जो आपका कार्य क्षेत्र आपको दिया गया उस कार्य के लिए आप उदासीन है। इस पूरे अंतरराष्ट्रीय उस पर आपकी नजर रहती है, अंतरराष्ट्रीय समुदाय की आप पर नजर रहती है, इसीलिए केंद्र के कारण इसीलिए ग्रह का नीच भंग हो जाता है। ठीक हो गया। तो सैड मूड या जो ग्रह नीच राशि में डेबिलिटेटेड है, तो सदैव ये नहीं समझना है कि वो फल नहीं देगा। फल चाहे वो सैड मूड में भी हो तभी भी वो फल देगा। केंद्र का ये महत्व है। तभी तो बोलते हैं चंद्रमा से वो केंद्र में आ जाए, लग्न से केंद्र में आ जाए, तो नीच का प्रभाव ही वो खत्म हो जाता है। ठीक हो गया। तो हमने कुछ सूत्र डिस्कस किए, ऐसे और भी कई सूत्र हम कोशिश करेंगे। प्रमोशन के लिए भी जो ऐसे ज्योतिष के सूत्र हैं, कब वो किस प्रकार से देखे जाते हैं, वो हम आगे चर्चा में लेंगे। तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।